हेलो आप सब लोगों को। सेट टू के एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने सेट वन में जो भी आपने जैसा भी आपका अटेम्प्ट था वो एक्चुअली मुझे पता चलेगा ना कि आपका कैसा है, किस सेक्शन में आपको ज़्यादा परेशानी आई, तो अकॉर्डिंगली मैं अपने बूस्टर सीरीज में उन पे थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर दूंगा। क्योंकि बात ये हो रही है ना कि 2 महीने के बाद आपको मेंस देना है, और अगर मैं आपको सेट्स का प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो जो आदमी प्रैक्टिस करवा रहा है, अब ये चूंकि ऑफलाइन क्लास होता ना तो मैं आपसे पूछ लेता या आप खुद भी बता देते। ऑनलाइन में एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैसेज करने में पता नहीं क्या तकलीफ होती है अपनी समस्या को बताने में। अगर आप बता दोगे तो आपके जो लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, वो तो एक्चुअली परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। और अगर आपके एग्जामिनेशन में या पेपर में किसी खास तरह क्वेश्चन में दिक्कत है, तो अगर आप यहां आ रहे हो तो पेपर में कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली मेरे को अगर आपकी समस्या पता चले तो मैं कुछ और भी उपाय एक्स्ट्रा कर सकता हूं। आप अपना देख लीजिए, बिकॉज अभी ये समझ में नहीं आता कि आप लोग बताते क्यों नहीं हो, या फिर आपका अगर परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो बहुत अच्छा है। चलिए आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। 2 का आंसर गलती से टाइपिंग मिस्टेक, 2, 4 एंड 36 का आंसर मैंने करेक्शन रिवाइज कर दिया है। 2 का ए है, 4 का डी है एंड 36 का ए है। आपको अगर लगता है कि वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए आंसर्स मैच करने के लिए तो आप कर लो, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप। अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है, एंड इनकरेक्टली स्पेल्ड में आपको पता है कि इंडेफिनेटली में FINI होता है, TELY, इंडेफिनेटली। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बट यहां लिखा हुआ है, इट यहां लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है। ऐसे लगे हुए वर्ड कभी भी फर्स्ट सेंटेंस तो हो नहीं सकते, क्योंकि दिस बोलने का मतलब कि उसकी किसी पहले लिखे हुई चीज के बारे में हमने इंडिकेट किया। इट हैज टेकन, व्हाट हैज टेकन, ये इट कौन बता रहा है। बट का मतलब इसके पहले कंट्राडिक्टरी सेंटेंस डाला हुआ है। तुम्हारा पहला बी होगा, और बी में जो लिखा हुआ है मच ऑफ द लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस लिटरेचर के बारे में अगर यहां लिखा हुआ है दिस लिटरेचर, तो इसके पहले लिटरेचर की चर्चा है, तो बी के साथ हम डी डाल देंगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इसको पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस अरेंजमेंट में कभी भी पूरे सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पढ़िएगा तो समझ में आएगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा। कनेक्शन शब्दों से होता है, कभी कभी थॉट से होता है, मैक्सिमम टाइम में। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस डालना है, एंड यहां वाज गिवन लिखा हुआ है तो गिव होना चाहिए, और आवर कलीग पे नहीं होगा। 3 का वी गिव आवर कलीग, एक डूअर चाहिए जिसने कलीग को ये गिफ्ट दिया है। मूव क्वेश्चन नंबर 4। ऑडेसिटी का मतलब होता है उदंडता के सेंस में। साहस होता है, बट वो साहस उदंडता की तरह होता है। हम प्रिंसिपल को कॉलेज में जाके कुछ उल्टी सीधी बात बोल दें, रफ बात बोल दें, तो दैट विल बी कॉल्ड ऑडेसिटी, और उस हिसाब से तुम्हारा ऑडेसिटी का एरोगेंस हो जाएगा। एंटोनिम कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है वन हु इज सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने परफॉर्मेंस, अपने अचीवमेंट को लेकर सेटिस्फाइड महसूस करता है, उसको कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। एंड डिसकंटेंटेड का मतलब ही होता है असंतुष्ट। तुम्हारे पास एक लिखा हुआ है फ्लॉग अ डेड हॉर्स, पुराना थियरी है, और वो है कि अपने काम को, ऐसे काम में अपना समय गंवाना जिसका कोई लाभ नहीं निकलेगा, जिसका कोई फल नहीं निकले। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मींस वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट।
इस क्वेश्चन में 7 नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा। अब ध्यान देना कि कभी भी नरेशन जब बनाते हो ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच के जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस का टोन देखो। प्लीज सिट डाउन, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। अब ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, इसका नॉर्मल बनता, वो है नहीं। अब जरा आप माइनस करो, he said that she could sit down, सेंटेंस पूरा नहीं था। he said her, कि जब आप जानते हो कि said के बाद जब ऑब्जेक्ट डालते तो he said to her, और ऑब्जेक्ट होगा तो told हो जाता, वो नहीं जाएगा। अब ये that लगा के sit down का कोई मतलब नहीं बनता है। that लगा के फुल सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में तो वैसे बनता नहीं है। तो आपका एलिमिनेशन करने के बाद आस्क का मतलब रिक्वेस्ट करना भी तो होता है। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, तो उस हिसाब से ये एलिमिनेशन करके इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर मंथ्स, महीनों तक, अ रश ऑफ बर्गलरीज। तुम जानते हो बर्गलरी का मतलब चोरी होता है। इन थाने डैश द लोकल पुलिस, उसने जो एक रश का मतलब अ नंबर ऑफ, अ रश ऑफ का मतलब बहुत सारी चोरियों ने पुलिस को परेशान कर दिया था, क्योंकि और तो कोई वर्ड जाएगा ना, रेसिस्ट जाएगा नहीं, पुलिस भयभीत तो नहीं होगी, लगातार चोरी होती, दे वर बैफल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, दिस वॉइस चेंज करना है, कैन नॉट, आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट। सिंपल से बात है कि 9 नंबर में तो आपका यही जाएगा ना। 10 नंबर, दोज हु वर्क इरेगुलरली। अब इरेगुलरली का तुमसे मतलब पूछ रहा है, आंसर आपके पास यही है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये बन सकता था अगर इसके जगह पे ऑफ एंड ऑन होता, तो ओ डबल एफ वाला ऑफ एंड ऑन होता तो यह आंसर बन सकता था। नेक्स्ट, आपका एंटोनिम देना है विक्टर का। इन दिस कंपटीशन ही हैज बिकम द विक्टर, वो विजेता बना। विजेता बना तो विजेता का उल्टा पराजित होना चाहिए। बिकेम द बीटन, वैंक्विस्ड का मतलब होता है अ डिफीटेड पर्सन। विक्टर, वैंक्विस्ड, याद कर लीजिएगा। वैंक्विश का, वैंक्विश एज ए नॉर्मल वर्ब भी होता है टू डिफीट समबडी वेरी बैडली, किसी को बुरी तरह पराजित करना। सो विक्टर का उल्टा वैंक्विस्ड हो जाएगा। किड्स रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब नरेशन में एक चीज होता है कि जब किसी का स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दिया हुआ है तो वो उसका स्टेटमेंट बदलता नहीं है, हम उसको पास्ट में नहीं डालेंगे, तो वो एज इट इज हो जाएगा। तो आपका 12 का यही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, मैंने आशा नहीं की तुझसे मिलने की। इट वॉज क्वाइट एंड डैश मीटिंग, उसके साथ जो मीटिंग हुआ था वो अचानक हो गया, और अचानक का इंग्लिश एक्सीडेंटल होगा। एक्सीडेंटल का एक्सीडेंट से मतलब नहीं है, एक्सीडेंटल मतलब ऑल ऑफ अ सडन, विदाउट एनी प्लानिंग। इनकरेक्टली, सैक्रिलेज का स्पेलिंग सैक्रिलेजी होता है। बाकी सैक्रामेंट संस्कार होता है, जो हिंदुओं में चाहे क्रिश्चियनिटी में भी जो धर्म से जुड़े हुए संस्कार, पूजा पाठ टाइप से जुड़ा होता है। एंड सैक्रोसैंक्ट का मतलब सैक्रेड होता है, पवित्र। अब इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दो, ये फिर से आपने सेट 1 में बनाया था। सेट 1 का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था, ये बहुत आसान है। अब देखो, आई शैल देयरफॉर फील ऑब्लाइज्ड इफ यू सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव टू इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट। मैं आभारी महसूस करूंगा अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते हो जो इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्शन करे, इक्विपमेंट का। अभी आपके पास, मेरे को एक ट्रैक्टर खरीदना है और कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसके बाद तो सीधे
एक लोन ही अप्लाई करोगे ना, क्यू ही पहला आएगा। और अगर क्यू पहला आएगा, पहले लोन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ भी बात करेंगे, तो ऑप्शन में तो बस सिंपल यही है सी ना। सो यहां की चीजें बहुत आसान थी, इस वाले क्वेश्चन में चीज बहुत आसान था। अब 16 नंबर को देखो तुम, 16 नंबर क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दो तो तुम्हारा पहला सेंटेंस तो बी ही होगा। अब अगर बी होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मच ऑफ द आर्गुमेंट दैट गोज ऑन अराउंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, तो ये किस चीज का सॉल्यूशन भाई? अप टू हाफ द टाइम इन मीटिंग इज स्पेंड इन आस्किंग इज दिस द रियल प्रॉब्लम। सो हम बी को पहला लेंगे। अब बी के बाद एक जगह डी और एक जगह सी दिया हुआ है, और बी का थॉट दिया हुआ है कि जापानीज मैनेजर्स को सुपीरियर डिसीजन करता हुआ माना जाता है। अब उसके बाद सी डालोगे कि डी डालोगे? डी में लिखा हुआ है मीटिंग का आधा समय, इज दिस द रियल प्रॉब्लम? बी से डी का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आंख बंद करके सी डालो। और उसका ठीक है उल्टा, अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में, पश्चिमी देशों में मैनेजर्स एज्यूम, यहां पे जापान के मैनेजर्स और दूसरी तरफ वेस्ट के मैनेजर्स, पश्चिमी देशों के मैनेजर्स। सो बी के साथ तुम्हारा सी आ जाएगा और आराम से बन जाएगा। जिसको सही और गलत से कोई मतलब ना हो, वैसे आदमी को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड अमोरल। ये मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, सही से। इमोरल गलत चीजों से जुड़ा हुआ है, अनैतिक है। इमोर्टल तो अमर है। सो अमोरल को ना इमोरल है ना मोरल है, उसको नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एरर। अभी आप ध्यान दो तो गुड के पहले रियल लगा हुआ है और गुड एडजेक्टिव है, तो इसके साथ तो रियली गुड होना चाहिए था ना। इट वॉज रियली गुड, एडवर्ब चाहिए ना, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पिछले वाले में किड्स का था, इस बार सोक्रेटिस का, सुकरात का स्टेटमेंट दिया हुआ है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। और अगर आप देखो तो 19 नंबर में स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंड दैट विल बी सी। एरर, आप ध्यान दीजिए, द सॉइल वॉज मॉइस्ट, जो मिट्टी थी वो नम थी, बिकॉज देयर वॉज ए लिटिल रेन द डे बिफोर। बारिश थोड़ी बहुत तो हुई होगी ना, तभी तो सॉइल अभी भींगा हुआ है। सो लिटिल की जगह पे अ लिटिल होगा, क्योंकि अ लिटिल का समवट होता है ना, थोड़ा बहुत। लिटिल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। और ये दिया हुआ है तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको अ लिटिल होना चाहिए था। 21 में आप सेंटेंस को देखिए, 21 में जो लिखा हुआ है वो ये है, आप जरा सेंटेंस देखो। इनोवेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन। अगर इनोवेटिव लर्निंग में दोनों चीजें होती हैं, यहां पे पार्टिसिपेशन दिया हुआ है, यहां एंटिसिपेशन दिया हुआ है, तो आपका सी तो पहला जाएगा। पहले आप इंट्रोड्यूस करो कि इनमें दोनों चीज होता है, इनोवेटिव में दोनों चीजें होती है, एंटिसिपेशन और पार्टिसिपेशन। फिर आप बताओ कि पार्टिसिपेशन में क्या होता है, एंटिसिपेशन में क्या होता है। और हमको ये नहीं देखना है कौन क्या होता है, सी तो तुम्हारे पहले ही सेंटेंस में एक ही जगह पे है। सो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, खाली थॉट से बना लेना था उसको। आपका यहां भी सी पहला सेंटेंस होगा, द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ नेताजी वाज नेवर डैम्पेंड इवन आफ्टर द सरेंडर ऑफ जापान। अब सी तुम्हारा पहला सेंटेंस है, सी दो जगह आया हुआ है, सी के बाद बी दोनों में है, तो उसके बाद उनका बी आ जाएगा। अब ए डी की डी ए, ये हम लोगों को बात देखो, ऑप्शन हमेशा बताता है कि तुमको सोचना कैसे है, ऑप्शन के हिसाब से सोचा जाता है आपकी परीक्षा में। अब डी ए और ए डी में हमको ए में लिखा हुआ है दिस इनविंसिबल स्पिरिट, ये जो उनका उत्साह था,
ये उनकी जो स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट बी में तो नहीं है। ही न्यू दैट अ वॉर ऑफ लिबरेशन, अगर मुक्ति का आंदोलन कर युद्ध लड़ना होगा तो ग्रेट स्पिरिट, सेक्रीफाइस, करेज एंड पेशेंस सब चाहिए। तो तुम्हारा डी पहले और डी के बाद ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस। ऑल्दो नोन एज ए डिवाउट एंड सीरियस पर्सन। अब ऑल्दो या दो लगा हुआ है तो आपका जो ये स्टेटमेंट है उसका अपोजिट आगे में जाएगा। वो बहुत सीरियस आदमी के रूप में जाना जाता है, वो जानी जाती हैं। शी ऑल्सो हैज अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मजेदार है। नेक्स्ट, आई कुड डैश सी द साइड सिंस इट वाज डार्क। सिंस का मतलब बिकॉज, क्योंकि अंधेरा था मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था ना। ऑब्वियसली, क्लियरली तो होगा नहीं, बेयरली। पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन, एक यहां पे और एक वहां पे। लेकिन आप ध्यान दो, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। और आप अगर आपको ये बोलो कि ऑप्शन नंबर डी ए में बाई पीपल भी नहीं है, तो बाई प्लस इनडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन को हम हटा सकते हैं। कोई डेफिनिट होता है तो बाई के साथ लगाना जरूरी है। यहां बाई पीपल होना चाहिए था, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक एडवर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब तो नहीं हटा सकते हो ना। बाई प्लस इनडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन को आप हटा सकते हो, एडवर्ब आप नहीं हटा सकते। सो आपको ए चुनना होगा। मूव कीजिए 26 में। अगर कहीं कोई छपी हुई कोई चीज है, जर्नल है, बुक है, न्यूज़पेपर है, वहां पे बहुत एब्यूजिव राइटिंग है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा आलोचना या कड़ी कड़ी बातें अगर की गई हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्करिलस। सार्कास्टिक में हम उनका मजाक उड़ाते हैं, एब्यूसिव नहीं होता वो। स्पेकुलेटिव गेस पे आधारित होता है, अनुमान पर आधारित। इमेजिनरी काल्पनिक होता है। स्करिलस अपमानजनक। नेक्स्ट, अभी आप जरा इस क्वेश्चन में देखो, आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि बी लें या डी लें। आप जरा सेंटेंस का टॉपिक देखिए। ऑल वर्क इज नॉट एजुकेशन, इट एम्स टू, और इट मतलब वर्क हो गया। वर्क यहां है तो टॉपिक यहां पे वर्क है, और वर्क को पहली बार यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, तो डी तुम्हारा पहला होगा। अब डी पहला होगा, उसके बाद की चीजों के लिए डी के बाद आप क्या डालोगे? क्योंकि इंडिया वाला तो पहला ही जाएगा, लेकिन सारे एजुकेशन, सारे काम एजुकेशन नहीं होते। इंडिया में बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिजिकल बहुत कठिन मेहनत, फिजिकल वर्क करते हैं, बट सारे लोग एजुकेटेड नहीं है। तो ए के साथ तो बी तुम्हारा बैठेगा, और ए के साथ बी तुम्हारा यहां पे है। डी पहला होगा, लेकिन ए और बी आएगा। नेक्स्ट, इन द शेड। ध्यान रखना, शेड के पहले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एसएससी में, अलग अलग एग्जामिनेशन में। शेड के पहले इन लगता है, इन द शेड होता है। अंडर द ट्री होगा, बट इन द शेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद करने की चीज है, ब्लैंक स्पेस करना है। वेल ओवर अ मिलियन इंडियन चिल्ड्रेन डाई ईच ईयर फ्रॉम डिजीजेज। बच्चों की बात हो रही है जिनके अगेंस्ट विच, जिसकी सुरक्षा के लिए, डिजीज से सुरक्षा के लिए उनको तो इम्यूनाइज किया जाएगा ना। बच्चों के लिए तो टीकाकरण ही होता है, और मिलियंस मर रहे हैं अगर, तो ये कोई ऐसी चीज है जो बच्चों में नॉर्मल पाया जाता है, तो उसके लिए तो इम्यूनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपका क्लोज टेस्ट। अब क्लोज में अगर आप ऑप्शन देखो, सो, देयरफॉर, व्हेन और देन,
तो सेंटेंस का शुरुआती कंप्रीहेंशन का शुरुआती वर्ड तो सो और देयरफॉर तो लगेगा नहीं, वैसे भी दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो हम एक को कैसे रखेंगे? और देन का मतलब किसके बाद, वो होना नहीं है। सो आप व्हेन डालो। When it became difficult to prove that children dash better in private schools, अब चिल्ड्रन प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं या चिल्ड्रन आर एजुकेटेड? चिल्ड्रन स्टडी व्हाट? बच्चे प्राइवेट स्कूल में सीखेंगे, वो प्राइवेट स्कूल में अच्छे से सीखते हैं। जब इसको साबित करना मुश्किल हो गया, द अटैक डैश अ न्यू वेपन। अभी ध्यान रखिएगा, आप इन्वेंट का 4 फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने का अर्थ निकालने का मतलब नहीं है। आपका ये हैड इन्वेंटेड, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पे दिया हुआ ना बिकेम, तो यहां पे इन्वेंटेड हो जाएगा। तो अटैक ने एक नया वेपन इन्वेंट किया एंड दैट वाज पर यूनिट कॉस्ट। और ऑलमोस्ट के साथ जरा देखो, ऑलमोस्ट के साथ ऑलवेज वर्ड ही लगेगा, और कोई वर्ड लगे ना, ऑलमोस्ट ऑलवेज, करीब करीब हमेशा। ऑलमोस्ट समटाइम होता नहीं है। जब आप ऑलमोस्ट लगाते हो तो मेजॉरिटी के बारे में बात करते हो। सो इसको मोटा मोटी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑलमोस्ट देख के ऑलवेज बन जाता, ये देख के तुम्हारा पास्ट देख के तुम्हारा ये बन जाता। एक लर्न वाला था, आसान था वो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो मैं कंप्रीहेंशन दे रहा हूं वो आपने कैसे किया, कितने अच्छे से आपने किया है। और आप सेंटेंस का क्वेश्चन का मतलब देखो, मैंने बार बार कहा है कि क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो बैकग्राउंड दिया हुआ है, जो कहानी की का बैकग्राउंड दिया हुआ है, जिसमें वो कहानी के बारे में बता रहा है, कौन सी चीज सही नहीं है। अभी देखो तो जिसने लिखा है, राइटर वी, जिसमें आई भी था, जो लिखने वाला था, कहीं आपको पढ़ के पता चला कि वो इंचार्ज था बटालियन का? ये तो पता चल रहा है कि उसके अपने लोगों ने छोड़ दिया था। वो पैसेज में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। ग्रुप को, जिस ग्रुप की बात हो रही है, उसको वो डैमेज उसको हुआ था, हानि हुई थी, और वो एनिमी के देश में लड़ रहा था। और आप इसमें अगर ध्यान दो तो आपके पास क्लियर क्लियर लिखा हुआ है यहां पे, वी हैड बीन गिवन द रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। उनको वॉकी टकी पे बात करनी थी, उनको गलत फ्रीक्वेंसी दे दिया गया था। एंड वी हैड नॉट बीन एबल टू गेट थ्रू टू द बेस, और हम लोग बेस पे बात नहीं कर पा रहे थे, तो उनको ग्रुप ने छोड़ दिया था। वो भाग रहे थे, सीरिया का बॉर्डर उनके नजदीक था। तो आपका इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो आदमी जो बोल रहा है, कहानी सुना रहा है, वो इंचार्ज था। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? और ऑप्शन नंबर ए को तुम पढ़ के देखो, तुम्हारा ये चीज बहुत क्लियर यहां लिखा हुआ है। ऑल्दो द सीरियन बॉर्डर वॉज ओनली 128 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन पोस्ट। जहां पे मेरा हम लोग का ऑब्जर्वेशन पोस्ट था, वहां से मात्र 128 किलोमीटर था। मात्र बोलने का मतलब कि सबसे नजदीक वही जगह थी। वी वेयर एमिंग ड्यू नॉर्थ, वो नॉर्थ वेस्ट में था, हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, यूफ्रेटिस की तरफ, नदी का नाम है। टू गेट वाटर, हम लोगों को पानी की जरूरत थी। ये अगर सेंटेंस समझते तो तुम्हें 2 क्वेश्चन आराम से बन जाता। इस क्वेश्चन को देखो, 36 का क्वेश्चन, 36 का
द ग्रुप प्रेफर्ड सेफ्टी टू देयर थर्स्ट, उनको सेफ्टी ज्यादा उन्होंने प्रेफर किया अपनी प्यास की अपेक्षा। जबकि कंप्रिहेंशन का पहला सेंटेंस बता रहा है कि हम लोगों के पास सीरिया का बॉर्डर ज्यादा नजदीक था, लेकिन तब भी हम लोग नॉर्थ में जा रहे थे पानी के लिए, तो उनको सेफ्टी की उतनी चिंता नहीं थी जितनी उनको पानी की चिंता थी। पानी उनका खत्म हो गया था और सीरिया का बॉर्डर उनके लिए नजदीक था, जबकि यहां पे लिखा हुआ है सीरिया वाज फार्दर देन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से ज्यादा दूर था। तो पहले सेंटेंस से तुम्हारे दो क्वेश्चन बन रहे थे। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी स्ट्रेटेजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंप्लाइड, अगर सेफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो कौन सी चीज की चर्चा नहीं है सेफ्टी के लिए, और थर्स्ट आदि की चर्चा नहीं है कहीं पे। ये लिखा हुआ है कि चीजें हल्की होनी चाहिए जब वो भाग रहे हैं, इसलिए पैसेज में तुमने पढ़ा होगा तो लिखा होगा हम लोगों ने 12 किलो अपना खाने का सामान बाहर निकाल दिया था हल्का होने के लिए। नाइट प्रेफर करना है वो तो पैसेज के पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ था, और ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में तो पता होना ही चाहिए, लेकिन थर्स्ट का भी ध्यान रखना है, वो सेफ्टी स्ट्रेटेजी में नहीं आएगा। सो आई होप कि आप लोग कंप्रिहेंशन को इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आया। ध्यान रखिएगा, ये कंप्रिहेंशन मेरा बनाया हुआ है, ये आज तक कभी किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है। बाकी के अदर 2 कंप्रिहेंशन पूछे हुए हैं, वो एसएससीजीएल में नहीं होगा, लेकिन ये कंप्रिहेंशन मेरा है बनाया हुआ। मैंने कहीं किसी मैगजीन से पैसेज ले लिया है और क्वेश्चन मैंने सेट किया है, इसीलिए ज्यादातर नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस हैं। मेरे को नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस ज्यादा चैलेंजिंग लगते हैं। अभी आप देखो, इस पैराग्राफ को अगर तुम ध्यान से पढ़ो, मतलब क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ो, तो तुमको ज्यादा परेशानी नहीं महसूस होगी क्वेश्चंस को बनाने में। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर यही देखो, दिस बुक ऑफ माइन इज अ रिएक्शन टू दिस बुक लिखा हुआ है, तो ये किसी रिपोर्ट के लिए नहीं, ग्रुप ऑफ के डिस्कशन के लिए नहीं, लेक्चर के लिए नहीं, ये किसी बुक का एब्स्ट्रैक्ट का मतलब उसका एक पार्ट है, ये आराम से बनेगा। कम इनटू शेप, अब इस वर्ड को अगर ध्यान देना है तो कम इनटू शेप को मेरे को देखने में अंतिम में है, कहीं पे यहां पे लिखा हुआ है दिस बुक टुक मी एक्चुअली मैं अगली बार से अंडरलाइन कर लूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा उस सेंटेंस को। मुझे वो सेंटेंस याद है कि इस बुक को शेप में आने में इतना समय लगा था। वेर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी मिक्स विद सोल्जर्स, दिस बुक टुक मी हैव अ क्लोजर व्यू रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री। कहीं पे ये लिखा हुआ था कि ये बुक को पूरा होने में मुझे लगा था, कंप्लीट होने में इतना समय लगा था। मैं अगली बार से उसको देख लूंगा। एंड ऑथर का अप्रोच कैसा है, उसने सारी चीजों को क्लियरली उसने बोला कि हमको अब ये लिटरेरी होगा तो वो खाली साहित्य के बारे में बोले, इतिहास पूरा बताएगा, फिलॉसफी देगा, और अगर वो प्रैक्टिकल बातें कर रहा है तो रियलिस्टिक होगा। और अकाउंट का वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है, और अकाउंट सो फार एज आई कैन रिकलेक्ट, इंटेलिजिबल अकाउंट ऑफ इंडिया। अकाउंट का मतलब यहां डिस्क्रिप्शन आ रहा है। माय मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक हैज बीन टू गिव एन इंटेलिजिबल अकाउंट ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में समझने लायक डिस्क्रिप्शन देना है,
सो यहां पे तुम्हारा डिस्क्रिप्शन चला जाएगा, मैं बार बार अभी बोल रहा हूं कि आप ये ध्यान रखना, एज वी टाइटन आवर सीट बेल्ट एंड टेक ऑफ, ये यहीं पे कहीं लिखा हुआ था। एज वी टाइटन आवर सीट बेल्ट एंड टेक ऑफ, मतलब हम जब उड़ने के लिए तैयार हैं, यही मीनिंग आ रहा है वहां पे। जब हम उड़ने के लिए तैयार हैं तो हम जब इस सेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज? और आप अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर देखो तो मोर मॉडर्न टाइप ऑफ पैसेंजर्स विल अवेल दिस ट्रेवल अपॉर्चुनिटी। अभी जो ट्रेवल अपॉर्चुनिटी की बात किया है, जब चीजें सस्ती हो रही हैं, तो उसमें पैसेज में क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ सारे लोग करेंगे। पैसेज के शुरुआत में लिखा हुआ है यहां पे कहीं पे, इट इज द ट्रेवलिंग पब्लिक दैट स्टैंड्स टू गेन। एक आम पब्लिक उसको, उसमें लाभ उसको मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। तुम्हारे पास दो क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग कैन बी द मेजर पिक्चर ऑफ अपेक्स फेयर। अपेक्स फेयर का क्या था? और अपेक्स फेयर के बारे में यह लिखा हुआ है कि जहां पे सीटें कम अवेलेबल हैं, मतलब सॉरी खाली चली जाती हैं, वो सस्ती हो जाएंगी। और अपेक्स फेयर के बारे में तुम्हारे पास सेकेंड पैराग्राफ में अपेक्स फेयर के बारे में लिखा हुआ है। अपेक्स फेयर के बारे में यहां पे, इन द वेस्ट फेयर कंपटीशन एंड इंटरमीडिएट हैव लेड टू द अपेक्स फेयर scheme, for instance, works for both the consumer and real. While it makes travel affordable for one, consumer के लिए affordable हो जाएगा, it helps the other, aviation के लिए कैसे, rationalize its operation and ensure that its seat go full, उसके seats full रहे। तो मतलब जहां पे सीट खाली हो जाती हैं, खाली चली जाती हैं, वहां पे या इनका अपेक्स फेयर में लोअर होगा। और प्राइस कटिंग का क्या लिखा हुआ है कि अगर प्राइस कटिंग होगा तो वो क्यों होगा? और आंसर है नन ऑफ दिस रिजल्ट। और प्राइस कटिंग के बारे में लिखा हुआ है कि शायद हम लोगों को प्राइस कटिंग का परिणाम इज नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी, हमारे फैसिलिटीज और सेफ्टी पे इसका असर न पड़े, और वो कहीं पे नहीं है। आप ध्यान दो, सम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में हैव टू स्टॉप ऑपरेशन। कुछ कंपनियां जहाज उड़ाने वाले की रुक जाएंगी, प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, विल प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। वो डर रहे हैं कि फैसिलिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज मत हो जाए, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैंने चीजों को अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन किया। आप देख लीजिए और जरूर बताइएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और किसी सेक्शन में अगर आपको जो और स्पेशल हेल्प की जरूरत है तो डू इन्फॉर्म मी। Thank you to all of you. Thank you.